हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी स्ट्रगल जर्नी को रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं और जो भी अब तक लाइफ में स्ट्रगल हुए हैं मैं उसको सबको रिकॉर्ड करता हुआ जाऊंगा। बिकॉज एक मैं चाहता हूं कि जब भी कभी देखो कभी ना कभी हमें अपने माइलस्टोन को अचीव करना ही है और हम जब अगर पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं तो मैं तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूं कि हम जरूर अचीव करेंगे। तो वही चीज मन में रहती है कि जब भी हम कोई माइलस्टोन अचीव करेंगे तो इन जर्नीज को, इस स्ट्रगल जर्नीज को देखकर हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमने जो प्रीवियस गलतियां की है वो हम रिपीट ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज की हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम कर नहीं सकते हैं, हमें कैपेबिलिटीज नहीं है। बिकॉज अगर मैं अपने आप को देखूं तो शायद काफी लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं यार, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे इस फील्ड को, किसी और फील्ड में ट्राई कर। बट मुझे खुद को अंदर से पता है कि हाँ, मैंने शायद सही से प्रिपरेशन नहीं की है या फिर मेरे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से मैं अब तक क्रैक नहीं कर पाया हूं। और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में कोई बहुत बड़ा तोप नहीं लगती है कि आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अच्छे से करते हैं प्रिपेयर और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, फोकस के साथ करते हैं, तो समझते हुए चलते हैं चीज़ों को, तो आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हैं और आप फिर कंपटीशन का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको अब तक बताया था कि हम पहली बार जब आईएएस गेट का एग्जाम दिया हमारा, तो हम सभी फ्रेंड्स की यही हालत थी। हम 3 लोग थे जो उस समय प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका भी यही ऑलमोस्ट रिजल्ट रहा था कि हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे ईएस प्रीलिम्स के लिए। तो उसके बाद हम माइंड एकदम ऐसा हो चुका था कि यार अब क्या करें, मिस्टेक्स हो गई, अब 1 साल बर्बाद हो गया अपना। बट कहना कहीं था कि नहीं यार, करना तो है ही अपन को। तो उस चीज़ को हम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चन मनी हमारी हॉस्टल की कॉलेज से आने वाली थी, क्यों, बिकॉज वो 1 साल बाद ही आती है। तो हमने उसके लिए अप्लाई कर रखा था और उसी पीरियड में हमारी वो 15,000 की ट्यूशन जो क्वेश्चन मनी होती है और एक हॉस्टल की होती है, दोनों हमारी आई थी। तो उस समय हमने प्लान बनाया कि यार थोड़ा गोवा घूम के आते हैं। और हम सब जो ग्रुप में थे, 3 तो हम लोग थे और 2 और थे हम फ्रेंड, हम सब लोग आराम से गोवा की ट्रिप पे गए, आराम से वहाँ थोड़ा रिलैक्स करके आए। और उसके बाद जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो लोग दिल्ली चले गए आईएएस मेंस के बैच के लिए। बिकॉज उनको शायद किसी ने बोला था कि अगर आप मेंस के बैच ज्वाइन करते हो तो आप कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखते हो और आपका तो जो बेस है वो और स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमें भी पता था, लेकिन फिर भी वो मेंस के बैच ज्वाइन करने चले गए। और मैंने उस समय सोचा कि नहीं यार, मुझे तो अभी खुद ही से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सारा मटेरियल मेरे पास है और नोट्स वगैरह हैं। और डेली मेरे को सूट नहीं करता था, बिकॉज मैं अपनी जॉब की जो मेरी ट्रेनिंग थी वो मेरी दिल्ली के अंदर ही हुई थी जब मैंने ज्वाइन की थी अपनी। तो उस समय मैं दिल्ली का 1 महीने का एक्सपीरियंस कर चुका था कि मेरे को दिल्ली का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था उस समय। ना मेरे को खाना सूट कर रहा था, ना एटमॉस्फेयर सूट कर रहा था वहाँ का। तो मैंने जयपुर में रहकर ही सेल्फ स्टडी करने का सोचा। तो मैंने उस साल सोचा कि यार नहीं यार, अपन को एक और अटेम्प्ट देना चाहिए अपना और अपन को अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपने जो भी अपने गलतियां रही है, अपन प्रॉपर होता ना सिटिंग भी नहीं दे पाए थे, बिकॉज वो कॉलेज से एक हैबिट पड़ी हुई थी कि रोजाना जब आप कोचिंग में इतनी सिटिंग दे देते हो तो शायद घर पे आने के बाद आप में उतनी एनर्जी नहीं बचती है। तो आप अपन थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे और अपन टालेंगे नहीं काम को। तो शुरू के अंदर मैंने जब सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया तो लगा कि यार अपन कई बार क्या होता है ना कि एक मक्कारी कर जाते हैं कि नहीं यार, आज कल नहीं कल पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ते तो है लेकिन एक प्रॉपर एक जो प्लानिंग अपनी होती है उस हिसाब से अपन नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा शायद अपन एक बार वापस से कोचिंग ज्वाइन कर ले, वो सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने वापस से मेडिजी ज्वाइन की और मैं उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था। और शुरू में 1 महीना मैंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। मेरी जो क्लास में रैंक थी वो भी काफ़ी अच्छी आती थी, टॉप 10 में आती थी और प्रोडक्शन चल रही थी, प्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट की। उसके बाद से जब नए सब्जेक्ट स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, जब क्लासेस बढ़ने लगी या फिर मैंने भी उतनी सिटिंग नहीं दी बीच में, थोड़ा भी अगर 2-3 दिन का थोड़ा सा गैप आ गया तो वो बर्डन बढ़ता गया। और उसके बाद जब वो बर्डन बढ़ता गया और टेस्ट सीरीज, उस समय आईएएस प्रीलिम्स की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती थी मेडिजी में, तो वो सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी। तो अगस्त सितंबर आ चुका था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अपन को अब अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अपन ने पिछले साल बहुत मिस्टेक की है तो अपन इस बार कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं ना। तो एक होता है ना कि दिन में उतना टाइम मिल नहीं पाता था कोचिंग के बाद भी, या फिर कई बार फ्रेंड्स की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या फिर आसपास के माहौल की वजह से। तो मेरी एक हैबिट थी हमेशा से कि मैं रात को ही पढ़ता था। तो रात को पढ़ने की, देखो पढ़ने की हैबिट आप किसी भी टाइम पढ़ो, कोई बुरी नहीं है, बट उसको एक होता है ना कि आप रेगुलर टाइम तक आप उसी को चीज को फॉलो करो। मैंने क्या, रात को मैं पढ़ता तो था बिकॉज रात को मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बट मेरी जो सबसे गंदी आदत थी वो ये थी कि मैं ब्रेकफास्ट किए बिना ही सो जाता था सुबह 7 बजे। और जब मैं उठता था 12-1 बजे,
तो उस समय मैं हल्का फुल्का कुछ ले लेता था, मैगी वगैरह या कुछ भी, और उसके बाद वापस से पढ़ने बैठ जाता था। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू एक महीना 2 महीना करता रहा, जब तक बॉडी मेरी बियर करती रही, जब तक वो कर सकती थी। और एक टाइम पे ऐसे हुआ कि दिवाली से एक दिन पहले ही मुझे इतना तेज फीवर हुआ कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था, कि टेबलेट लेने के बाद भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। और जब नेक्स्ट डे चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे तो डेंगू है, और प्लेटलेट्स एकदम 17,000 ही रह गई है, मतलब उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तो ये जो मेरी लापरवाही थी उसी का नतीजा था। प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट जो एक होता है ना कि मैंने खुद ही की बॉडी का ध्यान नहीं रखा, खुद का ही मैंने ध्यान नहीं रखा, तो उस वजह से मेरे को सफ़र करना पड़ा। और एक महीने में बेड पे रहा, अक्टूबर से नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैं बेड पे रहा। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो एक तो होता है ना कि अंदर से आप काफ़ी टूट चुके होते हो कि यार 1-1.5 महीने का आपका लॉस हो चुका है, और अब आप कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे तैसे मैंने उस फेज को भी संभाला और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, और नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया। बिकॉज लास्ट टाइम पे आप 1 महीने में अच्छे से वही कर सकते हो कि आप फॉर्मूला वगैरह ना भूलो, फंडे वगैरह ना भूलो। बिकॉज नॉन टेक भी होता है ईएस में, और टेक्निकल भी होता है, और नॉन टेक का तो जितनी बार रिवाइज करो उतना ही कम होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने करना स्टार्ट किया। और 2019 में जिन बच्चों ने मैकेनिकल से पेपर दिया होगा ईएस का, वो सब लोग जानते होंगे कि पेपर का लेवल क्या था। मतलब उस साल पेपर ऐसा था कि टेक्निकल पेपर में आप विदाउट कैलकुलेटर मतलब 30% क्वेश्चंस को तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते थे। हाँ देखो, मैं ये मानता हूँ कि प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप किसी भी पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हो, बट मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, और ये एक अंदाजा भी नहीं था कि पेपर इस लेवल का आ जाएगा। बिकॉज कभी भी आईएएस में इस तरह का पेपर सेट ही नहीं हुआ था कि इतना न्यूमेरिकल पेपर सेट हो गया हो जिसकी आंसर ही हमसे नहीं निकल रहे हो। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर हम पॉसिबल ही नहीं है, उसका अप्रोक्स आंसर भी बहुत क्लोज आंसर के उसके ऑप्शंस भी थे। तो ऐसे करके जब वो पेपर दिया, तो उस साल कट ऑफ भी काफी कम गई थी प्रीलिम्स की, 178 कट ऑफ थी, और लेकिन मेरे उस पेपर में केवल 156 अप्रोक्स मेरे मार्क्स उसमें बन रहे थे, जब मैंने बाद में अपने आंसर की से मैच किया था। तो उस समय लग गया था कि यार अपन से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। नॉन टेक के पेपर में भी काफ़ी मिस्टेक थी, और टेक्निकल पेपर में भी काफ़ी मिस्टेक थी। जब होता है ना कि हड़बड़ी में आप पेपर देखते तो आपको लग रहा होता है कि आपकी प्रिपरेशन कम है, इसलिए आप ये पेपर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा कि ये पेपर सभी के लिए टफ है, तो वो थोड़ा एक जल्दबाजी के अंदर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अप्रोक्स आंसर लगाना स्टार्ट किया। तो वो अप्रोक्स आंसर काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे, और इस वजह से काफ़ी नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो वो सेकंड ईयर मतलब एक होता है ना कि ईएस का एग्जाम देने के बाद एकदम माइंड ऐसा हो गया था कि यार अपन अब क्या करें। सेकंड ईयर अपन ने अपना वेस्ट कर दिया, या फिर अपन इस बार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो अपना ड्रीम था वो वैसा का वैसा ही अभी तक है। उसके बाद गेट का एग्ज़ाम 20 दिन बाद मैंने दिया। उस साल गेट के एग्ज़ाम्स में भी मेरे शायद 48 मार्क्स ही बने थे। ठीक है, वो ईएस का ही भूत नहीं उतर रहा था माइंड से बिल्कुल भी, बिकॉज उस पीरियड में कभी ये सोचा नहीं कि नहीं यार अपन एक चीज़ बिगड़ गई है तो दूसरी चीज़ पे फोकस करें अच्छे से, और अपन उस पर फोकस करें कि नहीं यार अपन गेट के एग्ज़ाम के थ्रू किसी पीएसयू के अंदर ट्राई करते हैं, बाद में अपन ईएस के लिए ट्राई करेंगे। तो गेट का एग्ज़ाम्स भी उतना अच्छा नहीं हुआ, और उस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं था 2018 या 19 के अंदर, जिस साल पेपर ईएस का टफ आया था। और कोई इसरो का भी एग्ज़ाम नहीं था, ना एसएससी ने उस साल एग्ज़ाम लिया। तो ये 2 एग्ज़ाम दिए और उसके अंदर सक्सेस नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा माइंड ऐसे हो गया था। लेकिन उस पीरियड के अंदर एक एग्ज़ाम हमारा दिया हुआ था अगस्त में ही, वो था आरआरबी एएलपी का, लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, और उसके लिए कोई प्रिपरेशन तो हमने की नहीं थी। उसका पहला पेपर दे दिया था तो वो पेपर निकल गया था, अजमेर जोन से ही मैंने फिल किया था। और सेकंड पेपर जब हमने दिया फरवरी में ही, गेट के टाइम उसका एग्ज़ाम था, तो उस समय भी हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी स्पेसिफिकली, तो उसका एग्ज़ाम दिया और वो भी हमसे क्रैक हो गया। तो वो एक होप थी कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब हम अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो भी हमारा ड्रीम है आईएएस की हमें प्रिपरेशन करनी है अलोंग, हम उसके कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस तब बड़ा जब हमारा सेकंड पेपर भी क्लियर हो गया, लोको पायलट का, आरआरबी का। तो सेकंड पेपर क्रैक होने के बाद उतना स्कोर नहीं था हमारा अराउंड 65 ऐसे कुछ स्कोर था। और उसके बाद हम साइको के पेपर के लिए क्वालिफाई हो गए थे। और उसके अंदर ये था कि साइको का जो उसके अंदर जो वेटेज था लोको पायलट के अंदर, वहाँ पर 70% वेटेज तो सेकंड पेपर का था, और 30% वेटेज साइकोमेट्रिक टेस्ट का था। तो हमने साइको के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे हमने उसके लिए वीडियोज़ भी काफ़ी बनाए। लेकिन जब हमने साइको का एग्ज़ाम दिया तो हम सभी फ्रेंड जो हम 2-3 प्रिपरेशन कर रहे थे, सबका अच्छे मार्क्स हमारे साइको के अंदर आए, 23-24 मार्क्स हमारे आए। बट जो हमारे सेकंड पेपर में जो स्कोर था वो इतना नहीं था कि हम अजमेर जोन की कट ऑफ क्लियर कर सकें, और हम कोई एक या कोई पॉइंट से रहा, कोई एक नंबर से रहा, हम इस तरीके से हम फाइनल डीवी के लिए हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और उस टाइम अप्रोक्स हमारा जून का जो मंथ चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब क्या करेंगे अपन। और उसी पीरियड के अंदर हमारा आरआरबी जेई का भी एक एग्ज़ाम होना था,
आरआरबी जेई का एग्जाम हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद दिया और पहला पेपर था तो हमने सोचा कि यार उस समय जो प्रिपरेशन थी उसी के अकॉर्डिंग हमने दे लिया। ठीक है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने थे और अजमेर जोन ही हमने फिल किया हुआ था। तो जब पहला पेपर हमने दिया उसके बाद कॉन्फिडेंस था कि हम सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और सेकंड पेपर टेक्निकल था और उतना टफ क्वेश्चन आते नहीं है आरआरबी जेई के अंदर, एक बेसिक से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल के, तो हमें कॉन्फिडेंस था कि हम ये पेपर तो निकाल ही लेंगे आरआरबी जेई का। बट जब पहले पेपर का रिजल्ट आया 2019 में अगस्त में अप्रोक्स, तो उसके अंदर जो कट ऑफ थी अजमेर जोन की वो 72 करीब गई थी। कोई जो नॉन टेक की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट थे उनका नॉन टेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने कट ऑफ को काफी इंक्रीज कर दिया था और हमने उतना फोकस नहीं किया था जनरल अवेयरनेस पे। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट था या फिर कुछ हमारा जो करंट का पड़ा हुआ था उस हिसाब से मेरे 68 मार्क्स थे और मैं 70 या 71 जो कट ऑफ गई थी, तो वो कट ऑफ मैं फर्स्ट पेपर की क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे सेकंड पेपर में बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब सारी होप एकदम से खत्म हो गई थी कि अब क्या करें, अब वापस से गेट और आईएएस का एग्जाम ही आना है। और उस साल ये सोच लिया था कि यार मतलब काफी लोगों ने भी बोला और पेरेंट्स ने भी बोला कि बेटा अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी और चीज में ट्राई करिए, लेकिन पता नहीं मन में ये था कि नहीं यार अपन को करना ही है, अपन ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा इसलिए अपन से नहीं हो रहा है, या फिर अपनी स्ट्रेटेजी, अपन जो कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाते हैं, कभी तबीयत खराब हो गई या फिर कभी अपने फंडे स्ट्रॉन्ग नहीं थे अच्छे से, इसलिए अपन उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो उसके बाद से फिर मैंने अपना जो तीसरा अटेम्प्ट दिया ईएस का, उसके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की और उसका क्या रिजल्ट रहा। और अभी करंटली में आपको पता ही है कि अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है, तो टिल देन आप भी अपने इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, अपनी जो भी स्ट्रगल जर्नी है आप उसको शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपकी क्या स्ट्रगल जर्नी रही है और आप अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी खुशी होगी मुझे कि मेरे जैसे काफ़ी लाखों फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी तरह ही अपने ड्रीम्स के पीछे भी लगे हुए हैं और बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हमें खुद को अंदर से पता है कि नहीं, हम उस माइलस्टोन को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेहनत करेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।